चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले जैसे इसका नाम है सेमीकंडक्टर्स, इसी तरह से इसका काम भी है। काम क्या है इसका? ये कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का काम करता है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच आता है। हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब सेमीकंडक्टर्स नहीं थे तो इसके जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स का साइज देखने में बड़ा था और यूजेज करने के लिए उसके लिए बहुत सारा जगह की ज़रूरत पड़ती थी, स्पेस चाहिए था बहुत ज़्यादा। लो स्पेस में वो काम नहीं कर पाता था, छोटे स्पेस में काम नहीं कर पाता था। कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, नहीं जा सकते थे। आप जिस मोबाइल से आप देख रहे होंगे ये वीडियो, उस मोबाइल के अंदर छोटे छोटे चिप्स लगे हैं जो कि आपको सेमीकंडक्टर्स के ही हैं, जिसको हम लोग डायोड आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से वो डायोड और ट्रायोड के फॉर्म में रहेंगे। तो जो सेमीकंडक्टर्स वायर से हम लोग डाटा वगैरह दूर तक भेजते थे, वो सारे जो डाटा से हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते थे आज के डेट में, वो सब चीज़ें इस सेमीकंडक्टर्स के वजह से पॉसिबल हो पाया है कि हम उसको वायरलेस यानी कि एयर के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएँ। इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको बता नहीं सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में जब तक ये पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स का डिफिनीसन से कि क्या कहेंगे, इसके डिफिनीशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका डिफिनीसन यही हो सकता है, ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच के कंडक्टिविटी को रखते हैं, बीच का कंडक्टिविटी होता है इनका, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। यानी कि ये कंडक्टर्स का काम कर सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे। अगर इनका एक टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इनका बहुत सारा यूजेज है हमारे लाइफ में। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा चीज़ हमें मिलते जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले डिफिनीसन। दोज मटेरियल which conductivity lies between the conductivity of conductors जैसे हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, तो कंडक्टर्स के बीच एंड इंसुलेटर्स लाइक ग्लास, डायमंड, ये सब के बीच में कंडक्टिविटी जिसका आता हो, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसको समझना ये ज़रूरी है कि आखिर इसका क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हुआ कि इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आने लगा। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स का सबसे ज़्यादा यूजेज हमारा बढ़ गया टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका सबसे एक वास्ट यूजेज है। और इसलिए भी यूजेज है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली ट्रांसफ़र करा देता है। इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाल सकता है, आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा है कि ये यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है। मतलब करंट जब इधर से फ्लो कर रहा है तो करंट इधर से फ्लो करेगा, बट ये वापस इधर से फ्लो नहीं कर सकता है। यानी कि जब इसको बैटरी के साथ ऐसे जोड़ देंगे, किसी भी बैटरी के साथ, तो करंट तो यहाँ से फ्लो करना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही बैटरी को टर्मिनल को चेंज कर देंगे, ये इस करंट को अलाउ नहीं करेगा ताकि इधर से पास करे। डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, इसका इम्पोर्टेंस के बारे में कि आखिर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर सबसे पहला इम्पोर्टेंस यही है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और वो एक कंट्रोल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको कंट्रोल कर सकता है ये, मतलब कह सकते हैं इट कैन कंट्रोल द मोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, कितने टाइम में फ्लो कराना है, ये काम आपको सेमीकंडक्टर करा सकता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एलिमेंट है जो कि बहुत कम करंट पे चलने वाले हैं, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर। तो इस सब को कम करंट चाहिए, लेकिन हमारे पास करंट ज़्यादा होता है, तो ये इनके पास रहता है कि सिर्फ कम अमाउंट के करंट को ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को, ताकि जितना इलेक्ट्रॉन चाहे उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर सके। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंस इसका ये आया कि ये डायरेक्शनल होते हैं। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये एक डायरेक्शन में ही चल सकते हैं, एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया जा सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर कोई हम लोग कंडक्टर की बात करें, तो हमारे पास एक कॉपर का हमारे पास कोई वायर है, तो इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इधर से पास करा रहे हैं, और वापस हम लोग अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे हम लोग एक बैटरी को जोड़ दिए हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही बैटरी के ये टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे, यानी कि इधर लगा दिए प्लस और इधर लगा दिए माइनस, यानी कि अगर हमने टर्मिनल को चेंज किया तो कुछ नहीं, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इस डायरेक्शन के करंट को भी ये पास करने लगेगा। बट यहाँ पे अगर एक सेमी कंडक्टर रहेगा इसके जगह पे, तो वो इसको पास नहीं करने देगा। अगर यहाँ पे एक सेमी कंडक्टर रहा तो ये क्या करेगा, इसको पास नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, तो जैसे ही एक डायरेक्शन को चेंज किए, जैसे अभी ये डायरेक्शन है, तो सिर्फ इसी डायरेक्शन को के इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्लो करा सकता है। डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये फ्लो नहीं करा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये एक ही डायरेक्शन का होता है। इस नाम के कारण, एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के कारण, हम लोग इसको वाल्व के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या होता है कि ये एक वाल्व की तरह हमें वर्क करके देता है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं, लेकिन वापस उस दूसरे तरफ से इसमें नहीं आ सकते हैं। वाल्व भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जो आपका साइकिल वगैरह का वाल्व होता है, उसके अंदर हवा तो भर दीजिएगा, लेकिन उधर अंदर से हवा फिर वापस नहीं आ सकता है, अब वापस नहीं निकल सकता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनी डायरेक्शनल करने का काम सेमीकंडक्टर करता है। लेकिन इसके डिस्कवरी के पहले भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स ही जैसा वैक्यूम ट्यूब था, इसके जैसा वर्क करता था, लेकिन उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। जैसे पहला जो कंप्यूटर बना था बहुत बड़ा बना था, बहुत साइज का बना था, तो ईमेल वगैरह जो भी चीज़ से सेंड करना था तो बहुत ज़्यादा डाटा लगता था सेंड करने के लिए। आज के समय में इतना कॉम्पैक्ट हो गया है कि आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर से कम नहीं रहा। यानी कह सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स ही हैं जो कि इसको इतना ड्यूरेबल बना पाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या था। तो देखिए, पहले था, इससे पहले सेमीकंडक्टर से पहले हमारे पास था वैक्यूम ट्यूब। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स कैसे था, देखिए ध्यान से, इसका वर्किंग हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता था। इस तरह से कुछ वैक्यूम्स रहता था, इसके अंदर दो हमारे पास प्लेट रहता था। एक को हम लोग बोलते थे एनोड, दूसरे को बोलते थे कैथोड। तो जैसे ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, ठीक है। यहाँ से हम लोग बैटरी को कनेक्ट किए रहते थे और बैटरी को कनेक्ट करते थे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक हीटर लगा देते थे, ठीक है। एक यहाँ पे एक हीटर लग जाता था, और उसके बाद यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता था, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इसमें करंट सप्लाई कर होता था, तो हीटर क्या करता था, काफ़ी गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था। और इसके हीट होने के कारण इस कैथोड के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। अब हीट होने के कारण क्यों निकल रहे थे, इसके लिए हम लोग एनर्जी बैंड पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे, थोड़ा सा उसको समझ भी लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो
सबको, जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखता है। यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ये बाइंड करके रखेगा, अगले सेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी ये क्या करता है, बाइंड करके रखता है, इसके आगे वाले सेल के भी जो इलेक्ट्रॉन है सबको बाइंड करके ये रखता है। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस से इसका फोर्स भी कम होते जाता है। मतलब घर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे आवारा किस्म के होते जाते हैं। जैसे कि जैसे जैसे घर से दूर जाएंगे वैसे वैसे वो लोग आवारा किस्म का नेचर आते जाएगा। वो सोचेंगे कि अब घर को क्या लौटना, निकल जाते हैं। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इन पे ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए हुए हैं अट्रैक्शन का, तो कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स थोड़ा लगा है तो ये कम स्टेबल, इससे कम स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। जिस भी इलेक्ट्रॉन को की स्टेबिलिटी ज़्यादा है समझ लीजिए कि उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही है, तो कम एनर्जी इसकी होगी। तो जो सबसे लास्ट वाला ऐसे ही करते करते के एल एम एन ऐसे इनफाइनाइट जो सेल होता है, इनफाइनाइट जो सेल होता है ऑर्बिट होता है, उसकी एनर्जी को अब यहाँ पे इनफाइनाइट पे चला गया तो ये सबसे कम स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी को हम लोग मान लेते हैं जीरो। इसकी जो एनर्जी होती है इसको मान लेते हैं हम लोग जीरो, जो इनफाइनाइट नंबर पे है, जो सबसे कम स्टेबल है। तो इधर वाले तो इससे और भी कम एनर्जी होगा। जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी घटेगा। यानी कि कह सकते हैं कि इधर जो भी एनर्जी होगा वो होगा माइनस में। जैसे इधर कोई किसी को माइनस यहाँ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा तो किसी का माइनस 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऐसे करके किसी का माइनस 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो एनर्जी इसका क्या होगा, घटेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे एनर्जी घट जाएगा। तो एनर्जी घटने के कारण क्या होगा कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके उसको इस सेल से यानी कि इसके ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको हीट एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना खुद का एक थर्मल एनर्जी रहता है, जिसके कारण ये अपने ऑर्बिट में घूमते फिरते रहते हैं चारों तरफ। तो जैसे ही इसको एनर्जी देंगे, हीट करेंगे तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। सेम यहाँ पे होता है वैक्यूम ट्यूब में। वैक्यूम ट्यूब में जैसे ही हीटर चलता है तो इसके एनर्जी से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं बच्चों जो हमारे पास मेटल है यानी कि जो कंडक्टर्स हैं उन पे। तो इस पे से इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी मिलता है तुरंत ये निकल जाता है, और निकलता है तो यहाँ पर जो एनोड है, ये एनोड उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। यानी कि जो एनोड है ये क्या करता है, यहाँ पे एनोड को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे इसको, और ये नेगेटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव से अट्रैक्ट रहता है। तो ये प्लस इस माइनस को यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको खींचेगा अपने तरफ, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक डायरेक्शन में इधर फ्लो करने लगेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब इधर फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। ये जो मेथड था जिससे ये बाहर निकला इसको हम लोग बोलते हैं थर्माइसन एमिशन, यानी कि हम लोग हीट दे करके किसी को बाहर निकाल देना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, यानी थर्मल एमिशन कह सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या हुआ जब सेमीकंडक्टर से पहले ये वैक्यूम जो ट्यूब्स थे वो किस तरह से वर्क करते थे। तो लिख सकते हैं बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स vacuum tubes are used। हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। इसके अंदर बच्चों बिल्कुल वैक्यूम था, मतलब इसके अंदर बिल्कुल ही खाली जगह था, कोई भी इसके अंदर हमारे पास
थोड़ा सा भी एयर नहीं रखा जाता था। क्यों नहीं रखा जाता था, इसके पीछे रीजन है बच्चों कि अगर एयर रहता है इसके अंदर थोड़ा सा भी, तो होता क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं ये एयर के पार्टिकल से लड़ के और इसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, एनर्जी लूज कर देते हैं। तो एनर्जी लूज ना करें इसीलिए हम लोग इसके अंदर वैक्यूम जनरेट करके रखे थे। तो वैक्यूम के पीछे रीजन यही था कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो लूज ना हो जाए, इसलिए ऐसा करते थे। तो जब वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे इनके नंबर्स को कंट्रोल किया जा सकता था यहाँ बैटरी से। जो यहाँ पे बैटरी लगाया गया है इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब इसमें क्या किया जा सकता था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी controlled by varying वोल्टेज को वैरी करेंगे, अलग अलग बैटरी को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिव जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये प्लस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इसके तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इधर ही जाएंगे। तो इसके में ये था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ही डायरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन्स हैव यूनिडायरेक्शनल, इलेक्ट्रॉन्स आर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन था, यहाँ से कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाना। अब इस तरह से ये काम करता था हमारा वैक्यूम ट्यूब। बोलोगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ सर? तो देखिए इस वैक्यूम ट्यूब को, जैसे पहले जो हमारे बड़े वाले टीवी वगैरह आता था, ट्रांजिस्टर आता था बड़े बड़े, तो वो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते थे, बड़े से बड़ा सा कंप्यूटर होता था, उसके अंदर ये यूज हुआ था। तो सोच सकते हो कि उसकी साइज कितनी बड़ा हो जाएगा। तो हालांकि इसको हम यूज तो कर सकते थे लेकिन किसी भी मटेरियल्स का साइज बढ़ जाता था। दूसरा इसका घाटा ये था, नुकसान, कि आपको ये बैटरी वोल्टेज चाहिए और एक एनर्जी देने के लिए, एक एनर्जी यहाँ से लेने के लिए दूसरा एनर्जी हम लोग लॉस कर दे रहे हैं, यानी कि बैटरी आपको एक तरह का एनर्जी का लॉस करता है। तीसरा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था बच्चों। तो हीटिंग इफेक्ट पे जो काम करेगा तो ये धीरे धीरे हीट होते होते, मान लीजिए कि यहाँ पे जो कैथोड लगाए हैं वो टंगस्टन का लगाए हैं, तो हीट होते 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 धीरे धीरे जल जाएगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस था कि ये धीरे धीरे खराब हो सकता था। इसके अंदर जो वैक्यूम जनरेट करना है वो बहुत ही मुश्किल होता था बच्चों। इसको वैक्यूम जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर वाल्व लगाते थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वैक्यूम जो है जनरेट करना मुश्किल रहता था। और इसी तरह से इसमें जो भी इसको हम लोग कर रहे थे इसका मेंटेनेंस वगैरह भी बहुत मुश्किल होता था। तो इस तरह से इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ गए। अब ये जो हम लोग देखें कि एक डायरेक्शन में होता है, इसीलिए सो इट इज नोन एज वाल्व, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वाल्व, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकता है, इसीलिए इसको वाल्व कहा गया। वैसे भी सोच सकते हो बच्चों कि यहाँ से जैसे ही हम लोग टर्मिनल चेंज करेंगे ना, यानी कि प्लस इधर कर दिए और माइनस इधर कर दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन वापस इधर नहीं मूव करेंगे। इसीलिए कहा गया कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तीसरा इसमें है कि बहुत सारा बच्चे कहते हैं कि वैक्यूम क्यों क्रिएट किया गया, वैक्यूम क्रिएट करने के पीछे क्या रीजन था। तो वैक्यूम क्रिएट करने के पीछे वही रीजन था बच्चों कि जो इसके अंदर अगर एयर के पार्टिकल्स रह जाएंगे तो एयर के पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन्स टकरा करके और अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे। जैसे आप जा रहे हो रोड पे और रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन तुम तो हो बहुत जल्दी में मिलने के लिए, बिल्कुल गए जाके टकराए रास्ते में, तो टकरा करके पूरे जोश के साथ गए थे, टकराए, गिर गए, एनर्जी खत्म, आराम आराम से चल दिए। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से स्पीड में जाते हैं तो एयर से टकरा ना जाए, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूम जनरेट किया जाता है। मतलब लिख लेंगे इस बात को नोट में, वैक्यूम इज जनरेटेड
बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन collide with molecules of air and lose energy. इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज कर देंगे एयर के मोलिक्यूल्स के साथ टकरा करके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम जनरेट कर देते हैं। तो इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे कि समझ में आया, बहुत बड़ा साइज होता था, ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जो भी वैक्यूम ट्यूब था उसका क्या डिसएडवांटेजेस था? सबसे पहला था बल्कि इन साइज, साइज में बल्कि था, बड़ा था, ठीक है। दूसरा था वैक्यूम क्रिएशन इज ए डिफिकल्ट वर्क। एक तरह से ये वैक्यूम क्रिएट करना एक कठिन काम था, एक मुश्किल काम था। इसको क्रिएट करना आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते थे। हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता था इसका, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड। उसके बाद हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी इसमें, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। एक एनर्जी के लिए दूसरा एनर्जी देना पड़ता था, ठीक है। हीट एनर्जी के कारण क्या हो सकता था, धीरे धीरे जो भी मटेरियल है वो मटेरियल खराब हो सकता था। मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ये गर्म होते जाएगा और गर्म होकर के वो जल जाएगा। हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I²RT, ये हम लोग जानते हैं। जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा उसके रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे से हीट होकर के जल जाएगा। तो ये भी रीज़न है कि वो धीरे जल्दी खराब हो जाएगा। जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं वो जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब इसके पास लेस लाइफ होता है, लाइफ जो है वो लेस होता है, ठीक है। और ये एक तरह से रिलायबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट रिलायबल नहीं है। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आपको डिफ़िकल्टीज होगी, साइज बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज साइज के कारण ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी प्रॉब्लम होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरा जगह इसको ले जाना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सब यही लिख सकते हैं, 6 इसके हो गए। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेज हैं। चलिए इस डिसएडवांटेजेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या किए, सेमीकंडक्टर्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। In 1930 a solid semiconductor is introduced for same purpose। जो हमारे पास अभी तक काम हो रहा था, सेम पर्पस डाटा ट्रांसफ़र करने का, जो लॉजिकल गेट्स हैं उसके लिए या फिर डायोड्स के लिए, इस तरह के वर्किंग के लिए हमारे पास फिर 1930 में सेमीकंडक्टर्स आए। और सेमीकंडक्टर्स हमें बहुत सारे कामों में हेल्प कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे और होल्स थे वो चार्ज कैरियर की तरह वर्क करते थे। मतलब इन सेमीकंडक्टर्स electrons and holes are worked as चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर के रूप में काम करते थे, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे और जो हमारे पास होल्स थे उनके मोशन को कंट्रोल किया जा सकता था सेमीकंडक्टर के द्वारा। यानी कह सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेमीकंडक्टर्स। ये सबसे बड़ी बात थी कि जो भी सेमीकंडक्टर्स थे उसके अंदर
जो मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का उसको कंट्रोल किया जा सकता था, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना है, फ्लो कराना है, इसको कंट्रोल किया जा सकता था। डायरेक्शन को कंट्रोल कर लिए थे, यानी कि एक डायरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करना शुरू हो गए थे। तो इस कारण से इनका यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब यूजेज बढ़ गया था तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एडवांटेजेस भी बहुत बढ़ गया होगा। तो हाँ, ऐसे ही इसका एडवांटेजेस बढ़ गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस था। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो चलिए चलते हैं बच्चों। तो देखिए क्या क्या एडवांटेजेस थे। तो जो जो उसका डिसएडवांटेजेस था उसका जस्ट उल्टा इसके पास एडवांटेजेस आ गए। ठीक है, तो एडवांटेजेस, चलिए तो देखना पड़ता है कि पीछे चल रहा है कि नहीं कैमरा। कई बार क्या होता है पूरा रिकॉर्ड किए और ख़त्म हो गया। तो एडवांटेजेस क्या होगा कि सबसे पहला एडवांटेजेस यही था कि इनका साइज स्मॉल था, मतलब छोटे छोटे साइज में आपको आपको बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स मिल जाएंगे। मतलब पहला था स्मॉल इन साइज। दूसरा था कि जो ये सेमीकंडक्टर्स थे, अगर हम वैक्यूम ट्यूब के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में चीपर है, मतलब उससे सस्ता है, चीपर देन वैक्यूम ट्यूब। और इसमें दूसरा बात, किसी भी वैक्यूम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम जो है वो इसमें ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड। हीट की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें हीट एनर्जी भी नहीं देना पड़ता है। हीट इज नॉट रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी भी नहीं देना पड़ता है कि हीट एनर्जी इसमें देना ही नहीं पड़ता है। कम इलेक्ट्रॉन को ही ये फ्लो करा सकते हैं, खुद टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो उससे कह सकते हैं कि इसका लाइफ ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ है इनका। कोई वोल्टेज का ज़रूरत नहीं होता है, वोल्टेज इज नॉट रिक्वायर्ड, वोल्टेज इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कह सकते हैं कि वोल्टेज की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है जो है सेमीकंडक्टर्स। इतने सारे यूजेज हैं इसका, इसी कारण से इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इतने फेमस हो गए कि आज के समय में बहुत सारे जो आपके दिख रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत पतले पतले और चिप्स आ जाएंगे। यानी कि आप मोबाइल फोन्स जितना पतला देख रहे हो इससे भी पतला, आप सिर्फ दो दो सेमीकंडक्टर्स को यूज करके, जस्ट उसके लाइट्स को यूज करके हम लोग पूरा एक मोबाइल स्क्रीन यूज कर सकते हैं। जस्ट आपके फिंगर में दो चिप्स लगे रहेंगे और उससे आप मोबाइल बना सकते हो। यानी कि मोबाइल के सारे फंक्शन वर्क कर सकता है, उसी से लाइट निकलेंगे और पूरा वर्क करेगा। जिस तरह से ये सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जो भी पहले ट्रांसफ़र करते थे डाटा वगैरह उसके लिए बहुत दिक्कत होता था, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में के आने के बाद ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो क्या है सेमीकंडक्टर्स, चलिए देखते हैं कि इसकी कंडक्ट वैसे अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर हमारे पास है जिसको हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, यानी कि एक एलिमेंट ही जो है, एक एलिमेंट हमारे पास वही सेमीकंडक्टर के फॉर्म में काम करता है। तो इसके एग्जांपल के लिए हमारे पास दो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके अलावा भी है लेकिन हमारे सिलेबस में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में ही सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। दूसरा हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब दो एलिमेंट बना कर मिला करके कुछ सेमीकंडक्टर बने हैं। और इसमें जो सबसे पहला सेमीकंडक्टर है बच्चों, तो वो है गैलियम आर्सेनाइड का, और दूसरा है इनेडियम फॉस्फेट का। ये दो है हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमें यही दोनों के बारे में पढ़ना है। ये दोनों एक्चुअली इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक में भी हमारे पास हैं कुछ सेमीकंडक्टर्स, जैसे एक है आर्सेनाइड,
आर्सेनाइट है। एक पॉलीमर का है, आपको पॉलीमर के फॉर्म में भी मिलेंगे इसका सेमीकंडक्टर्स। बट हमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ऑलमोस्ट सिलिकॉन के बारे में ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कितना होता है सेमीकंडक्टर्स का। अगर हम बात करें कि कुछ मटेरियल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं उनके कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे, रेजिस्टिविटी तो आप जानते होंगे बच्चों क्या होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 मीटर का अगर वायर को कट किए हैं, यूनिट उसका एरिया है, तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। मतलब ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी भी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको रो से डिनोट करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर के या किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्जेस का कंडक्ट कराते उस कैपेसिटी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे पढ़े हुए हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर्स का डिफिनीशन बताए थे, उसमें बताए थे सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर और इंसुलेटर यानी कि नॉन कंडक्टर के बीच में आते हैं। तो कंडक्टर के केस में हम लोग अगर लेते हैं कंडक्टर का रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है। 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर तक इसका क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो इसका कंडक्टिविटी मिल जाएगा, यानी इसकी कंडक्टिविटी 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 और इसका यूनिट होता है साइमन पर मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन पर मीटर। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर की, नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर्स के केस में, तो इंसुलेटर्स के केस में जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करा पाते हैं, चार्जेस को फ्लो नहीं करा पाते हैं। 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 ओम मीटर तक इसका होता है रेजिस्टिविटी। इसी तरह से अगर इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 सीमेन पर मीटर होता है इसका कंडक्टिविटी। अब इसका कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर है, इस दोनों के जस्ट बीच में आ जाता है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी। इसका रेजिस्टिविटी होता है 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर तक इसका होता है रेजिस्टिविटी। इतने रेजिस्टिविटी में मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का ये इंसुलेटर, यहाँ देखोगे तो 10⁻6 नॉन कंडक्टर की तरह बिहेवियर, लेकिन यहाँ देखें तो इसके बीच में आ गया, मतलब ये कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है। इसीलिए तो बोले कि इन दोनों के बीच में है। अगर ये इसका फाइनल वैल्यू देखो तो ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू देखो तो इसके बीच में है, यानी कि एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। और इसी का उल्टा कर देते हैं तो इसका कंडक्टिविटी आ जाएगा 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 सेमेन पर मीटर जो हो जाएगा इसका कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही हम लोग सेमीकंडक्टर में आज रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड क्या है और उसके पूरे वर्किंग के बारे में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।